हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाइव की दोहरी शासन व्यवस्था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। और चूँकि ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था पद का नाम, लेकिन इससे पहले बंगाल का गवर्नर जो लॉर्ड क्लाइव था उसने दोहरी शासन व्यवस्था 1765 से 72 तक लाई थी। अब दोहरी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये व्यवस्था लाई क्यों गई थी। चूँकि बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेज बंगाल को जीत लिए सब, तो उसके बाद क्लाइव ने एक रणनीति अपनाई। उसने सर्वोच्च शक्ति तो अपने हाथ में रखी, लेकिन एक मुखौटे के तौर पे नवाब को गद्दी पे बैठा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ की जो जनता थी या फिर अगल बगल के जो राजा थे वो विद्रोह कर सकते थे अगर वो ये जानते कि कोई दूसरे देश का व्यापारी आके हमारे देश के किसी राज्य पे शासन कर रहा है तो। और यूरोप के भी कुछ उसके अंग्रेज़ों के जो साथी थे, जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच और डचेस वगैरह, तो वो सब भी इसका विरोध करते सब। और वहाँ के पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी बचने के लिए इसने ऐसी नीति अपनाई। तो ये नीति क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोहरी शासन व्यवस्था 1765 से 72 तक रही, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया। और ये एक क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्षेत्र में दो शासक रहेंगे, जिसमें से एक के पास वास्तविक शक्ति रहेगी और एक मुखौटे के तौर पे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। तो जब लॉर्ड क्लाइव सत्ता में आया, मतलब वहाँ का गवर्नर जनरल बना, तो उसने नवाब निजामुद्दौला को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया और खुद जो है वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले लिया। उसने दो लोगों को नियुक्त किया जो कि कर वसूलेंगे, मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राय। ठीक है। इसके पीछे रीजन्स क्या थे, कुछ रीजन्स मैंने लिखे हैं, उसको पढ़िए। भारतीयों के विरोध से बचने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगल बगल के राजा विद्रोह कर सकते थे या फिर उसको भगाने का प्रयत्न कर सकते थे, एकजुट हो सकते थे। दूसरा, अन्य कंपनियों से नियमित कर व विरोध से बचाव के लिए। अब ये अन्य कंपनियां कौन? जैसे फ्रेंच हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन कंपनियों से जो कर है वो वसूलने के लिए वो। अब ये नियमित कर का क्या मतलब है? अब देखिए, क्योंकि जो अन्य देश से जो व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने आते थे वो टैक्स देते थे, तो जब वहाँ पे एक राजा मुखौटे के रूप में रहेगा तो वो फ्रेंच भी वहाँ पे कर देंगे। और अगर ये देख लेंगे कि अगर वहाँ पे कोई अंग्रेजी शासक है तो वो कर देने से मना कर देंगे और उसका विरोध भी करेंगे। ठीक है। तीसरा कारण क्या था? प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी। चूँकि अंग्रेज अभी नौसिखुआ थे और ये भारत में अपना हाथ जमा ही रहे थे, उसी समय बंगाल को इन लोगों ने जीता था। तो ये लोग ये नहीं, इन लोगों के पास अधिकारियों की कमी थी और किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता चलाने के लिए बहुत अधिक अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने अपने हाथों में सीधे कमान नहीं लिया। चौथा जो रीजन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पैसे से मतलब था, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। जब ये दोहरी शासन लागू हुई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो भी कुछ नहीं बोला और उसने सीधे जो है कह दिया ठीक है, तब जब दोहरी शासन चल रही है तो चलाने दो। और पांचवा जो रीजन था वो अंग्रेजी संसद से बचाव के लिए, वहाँ पे जो डिबेट्स होते थे उसमें अपने आप को बचाने के लिए उसने डायरेक्ट सत्ता यहाँ पे अपने हाथ में नहीं ली। ये कुछ रीजन्स थे जो मैंने आपको बताया। अब दोहरी शासन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए भारत में। जो सबसे पहला जो दुष्परिणाम था वो ये था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो तो निजामत के हाथ में आ गई। जो निजामत था कौन था? नवाब था। अब जो वास्तविक शक्ति है अंग्रेज़ों के पास है और दिखावटी रूप से निजाम नवाब जो है वो है। तो जब कोई भी अन्याय होगा जनता के साथ तो जनता क्या समझेगी कि ये अन्याय कौन कर रहा है? नवाब कर रहा है, लेकिन उसके पीछे तो कोई और ही बैठा है। तो इससे ये एक लाभ, ये एक हानि हुई, इससे एक दुष्परिणाम हुआ। ठीक है। दूसरा जो कारण है, कृषि का ह्रास हुआ। चूँकि वास्तविक जो राजा था कौन? अंग्रेज। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर में वृद्धि करते रहते थे, अतः कृषि का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो भारतीय कृषि किसान थे वो नवाब से एक तरह से दुश्मनी करने लगे। व्यापार और वाणिज्य का विघटन होने लगा, क्योंकि हर जगह बोर्ड बना के, हर जगह बैरिकेटर लगा के ये लोग कर वसूलने लगे और इससे जो है व्यापार और वाणिज्य में विघटन आया।
कंपनी अपने व्यापारी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी व्यापार करते थे सब। चौथा जो दुष्परिणाम हुआ, उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि वो सब अपने सामान को बेचने के लिए यहाँ से बस कच्चे माल ले जाते थे और वहाँ पे सामान बेचकर वहाँ से सामान बनाकर भारत में लाके सस्ते मूल्यों पर बेचते थे। ठीक है। पांचवा जो था वो था नैतिक पतन। चूँकि हतोत्साहित कृषक जो था वो अपने काम में अब उतनी रुचि नहीं ले पा रहा था जितनी कि उसे उत्साहित करने या फिर उसे प्रोत्साहित करने पर वो अपने काम के लिए प्रेरित होता। इसीलिए इससे नैतिक पतन भी हुआ। हतोत्साहित कृषक जो था वो अपने काम के लिए उतना अधिक प्रेरक नहीं रह गया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।